नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी फीवर इस वक्त आप देख रहे हैं और उपचुनाव करीब है। 28 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश की बेहद दिलचस्प मुकाबला आपको नजर आने वाला है। 3 नवंबर को जब मतदान होंगे तो एक एक सीट पर सबकी नजर होगी, क्योंकि इन 28 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं और जो एक दूसरे के सामने इस वक्त चुनावी मैदान में डटकर खड़े हुए हैं, इन 28 विधानसभा सीटों पर ये बेहद दिलचस्प मुकाबला है और इस पर पूरे मध्य प्रदेश पर पूरे देश भर की नजरें इस वक्त बनी हुई हैं, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो बहुत खास मुकाबला है। अदिति, इस वक्त सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो इस वक्त किस तरह के नजारे सियासी गलियारों में देखे जा रहे हैं, क्योंकि अब सारे प्रत्याशी तय हो गए हैं, वहीं अब नामांकन भी भराए जा चुके हैं। यानी चुनावी मैदान की अगर हम बात करें तो प्रत्याशी जो हैं वो एक दूसरे के सामने अब डटकर खड़े हैं मुकाबला करने के लिए। नम्रता, जिस तरह से बिल्कुल आपने सही कहा कि नामांकन भरे जा चुके हैं, यानी कि अब रण बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जनता जाएगी, जनता वोट डालेगी और अंत में परिणाम आएगा कि आखिर ये जो चुनावी युद्ध है इसमें जीत किसकी होती है। लेकिन अगर हम अभी बात करें ब्यावरा विधानसभा की, तो वहां पे युद्ध जैसी स्थिति तो कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर मैं कल ही की बात करूं यानी गुरुवार 14 अक्टूबर की, तो कल जो ब्यावरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी है रामचंद्र दांगी, उनकी पत्नी है शारदा दांगी, वे अपने पति के सपोर्ट में, पति के पक्ष में क्षेत्र में प्रचार करने निकली कि आप रामचंद्र दांगी के पक्ष में ही वोट डालिए। वे प्रचार करने निकली, क्षेत्र की जनता से अपील की। इसके साथ ही साथ वे जो भाजपा के प्रत्याशी है ब्यावरा विधानसभा से नारायण सिंह पवार, उनकी पत्नी रामूबाई से भी मिलने पहुंची वे वहां पे। पर ऐसा नजर नहीं आया कि मतलब जैसे कई बार देखा गया है जो नेता होते हैं या फिर जो प्रत्याशी होते हैं एक दूसरे के विपक्ष में रहते हैं तो एक वार पलटवार करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बिल्कुल राजनीति का एक जो एग्जाम्पल होता है वो देखने को मिला। वो रामूबाई से मिली, काफी अच्छे से बातचीत हुई, दोनों ही बल्कि महिलाओं ने एक दूसरे से काफी अच्छे से प्यार से बातचीत की। और मीडिया जब सामने आई तो ऐसा भी नहीं कि मीडिया के सामने उन्होंने एक दूसरे के लिए कुछ वार प्रहार किए हो, दोनों ही बहुत अच्छे से मिली। मीडिया को देखकर बल्कि वे खिलखिला उठी और काफी एक बोल सकते हैं प्यार भरी मुलाकात रही इन दोनों महिलाओं की। जी हाँ, जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो उपचुनाव तो जैसा कि हमने कहा कि बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो वहां शिवराज और महाराज यानी कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि शिवराज ने जहां अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाई है, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि उपचुनाव के पहले तक मैं परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं हूं और आप जब वोट देंगे, जब मैं जीतूंगा उसके बाद मैं परमानेंट मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। और वहीं अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो सिंधिया अपने काफी सारे समर्थकों के साथ जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन समर्थकों को जिताने की जिम्मेदारी भी, उन्हें वापस उनका पद दिलाने की जिम्मेदारी भी सिंधिया के कांधों पर इस वक्त बनी हुई है। और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए विशेष प्रतिष्ठा का सवाल ये उपचुनाव होने वाला है कि कैसे सिंधिया अपने समर्थकों को वापस उनका पद दिला पाते हैं, कैसे उनकी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित कर पाते हैं और विश्वास उनका कायम रख पाते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी इस वक्त बरकरार है और कमलनाथ ने जहां अपने कुछ महीनों में ही 15 महीनों के कार्यकाल के दौरान जहां सत्ता खोती है तो उस सत्ता को वापस पाने के लिए, यानी कि जिस तरह से उन्होंने पहले जनता का विश्वास जीता था और वोटों को हासिल किया था, ठीक उसी प्रकार से कमलनाथ फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जनता उन्हें फिर से वोट देगी और उन्हें वापस अपना पद और अपनी प्रतिष्ठा वापस मिल जाएगी। वहीं दिग्विजय सिंह भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं और कमलनाथ और दिग्विजय की अगर बात करें तो दोनों ही अपने अनुभव को इस वक्त साबित करने का मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफी सालों से अनुभव है और दिग्विजय सिंह को तो राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और अपनी यही चाणक्य नीति दिखाने की इस बार फिर से दिग्विजय सिंह कोशिश करते नजर आ रहे हैं। नम्रता, बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी है तो दूसरी तरफ महाराज और शिवराज की जोड़ी बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि कमलनाथ ने जो 15 महीने का उनका कार्यकाल था, 2018 का जो चुनाव था उसमें जनता को रिझाया और वोट अपने पाले में डलवाए, तो इसी बीच एक वाकया मुझे याद आ रहा है जो कि हाल ही में अनूपपुर में हुआ, जहां भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने कमलनाथ को लेकर तो तंज कसा ही कसा, पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने तंज कसा,
वे वहां पहुंचे थे। जो भाजपा प्रत्याशी हैं अनूपपुर से बिसाहू लाल साहू, उनके सपोर्ट में पहुंचे थे, जनसभा करी, उन्होंने संबोधित किया जनता को। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जनजाति जो है उसका इस्तेमाल केवल वोट के लिए किया है। मतलब अनुसूचित जनजाति कांग्रेस के लिए केवल वोट बैंक है। कभी उन्होंने उनकी भलाई के लिए नहीं सोचा, अनुसूचित जाति के लिए या फिर आदिवासी समाज के लिए उन्होंने कभी भलाई के लिए नहीं सोचा, केवल उन्हें बरगलाया, केवल उनका इस्तेमाल किया, कभी ऐसा नहीं किया कि उनके सपोर्ट में या उनके हित में कोई काम करे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास हो, प्रदेश में विकास हो, तो आप बताइए कि आप किसको वोट देंगे। आप ऐसी सरकार को वोट देंगे जो विकास को गति देती है, या फिर आप कमलनाथ जी की सरकार को वोट देंगे जो कि वापस आपके क्षेत्र को गर्त में ले जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस की नीति बोल सकते हैं, ऐसा कहा जाए, वैसे काफ़ी अगर हम देखें पिछले बहुत सारे सालों में अगर हम देखें पिछले समय में, तो कांग्रेस की सरकार काफ़ी समय रही है। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा समय कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन कांग्रेस ने जो अनुसूचित जाति है उसके लिए कभी कुछ हित में नहीं किया। ये सारी बातें वी.डी. शर्मा ने कही थी जनसभा में, कभी हित में नहीं किया। कांग्रेस की नीति ये रही है कि फूट डालो और राज करो, यही नीति रही है उनकी। लेकिन अब जनता जनार्दन है, आपको कांग्रेस को करारा जवाब देना है कि अब हमें समझ आ गई है। समझ हमें पहले भी थी, लेकिन हम पहले भोले भाले लोग थे, अब हमें समझ आ गई। तो आपको करारा जवाब देना है, किसको? कांग्रेस को जवाब देना है। और आपको क्षेत्र में विकास चाहिए तो आप भाजपा की सरकार को जिताइए, बीजेपी को जिताइए और आगे। वैसे उन्होंने एक चीज और बताई वी.डी. शर्मा ने जनसभा में कि अगर जो ये अनुसूचित जनजाति वर्ग का पहला मंत्रालय जो देश में था वो बीजेपी की अटल सरकार में ही बना था। काफी सारी चीजों का हवाला दिया वी.डी. शर्मा ने। तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार के लिए वोट तो मांगे ही मांगे उन्होंने, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर, कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर इतना तीखा प्रहार किया, वो पूरी एक इतिहास में चले गए, उन्होंने एक पूरी गाथा सुना दी। तो कांग्रेस अगर ये कहीं भी बैठ के अगर सुनती तो शायद उन्हें लगता कि अरे इतना कुछ हुआ भी है, क्योंकि काफ़ी समय तक रही है कांग्रेस की सरकार। वी.डी. शर्मा ने काफ़ी कुछ कहा और ये जो प्रहार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सीधे कांग्रेस के दिल में तो ज़रूर चुभेगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की बात की ही है तो उनके नाम से एक बात और मुझे उनकी याद आ रही है, जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा, उन्होंने दिग्विजय सिंह को पर भी निशाना साधा, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कमलनाथ के लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब कमलनाथ सत्ता में थे तब उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की, उन्होंने किसानों की चिंता नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आईफा अवार्ड्स के नाम पर ही वोट मांगे, वो उद्योगपतियों से पैसा ले लिया है। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर भी उन्होंने देश का जयचंद दिग्विजय सिंह को वो बताते आए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर वार और पलटवार की अगर हम बात करें तो वार पलटवार का दौर तो इस वक्त जारी है, क्योंकि जहां इमरती देवी के ऊपर आरोप लग रहे थे कांग्रेस की ओर से, जब कहा जा रहा था कि इमरती देवी तो 35 करोड़ रुपए में बिक चुकी हैं। अब इमरती देवी इन आरोपों से परेशान हो गई और अब उन्होंने अपनी ओर से जवाब भी दिया है, साथ ही उन्होंने खुलासे भी कर दिए हैं पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझ पर ये बिकने का आरोप लगा रहे हैं कि 35 करोड़ में बिकी हूं। अरे मैं तो ये कह रही हूं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उनकी सरकार में जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया तो उनको साधने के लिए, उनको एकजुट बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपए महीना दिया जाता था। इस तरह का खुलासा इमरती देवी करती आई हैं, जो काफी चौंकाने वाला है और जिसे सुनकर काफी लोग चौंक भी गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इमरती देवी की इन बातों में आखिर सच्चाई कितनी नजर आ रही है। नम्रता, अब ये जो खुलासा हुआ, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये काफ़ी शॉक हुआ है। हर कोई इस पे शॉक हुआ है कि भैया अपने विधायकों को अपनी पार्टी में रखने के लिए हर महीना आपने 5 लाख रुपए दिए। ये कमलनाथ की सीधी सीधी प्रतिष्ठा पर ये सवाल आ चुका है। अब देखना होगा कि कमलनाथ सरकार की तरफ से इसे लेकर क्या आता है, क्या वो पलटवार करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें प्रदेश की हॉट सीट सांवेर विधानसभा की, तो सांवेर विधानसभा शुरू से लेकर अब तक काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। मैं आपको कुछ दिनों पहले, या कह सकते हैं कुछ हफ्ते पहले ले जाना चाहूंगी, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय जी जब सांवेर विधानसभा गए थे और उन्होंने तुलसीराम सिलावट के पक्ष में जनसभा की थी। उन्होंने ये कहा था कि आप वोट दीजिए तुलसीराम सिलावट को। लेकिन उस वक्त उन्होंने एक जो उनका कह सकते हैं एक पर्टिकुलर उनका एक पैराग्राफ था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को
चुन्नू मुन्नू करार दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी के चुन्नू मुन्नू यानी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जो हैं उन्हें करार दिया था और कहा कि ये लोग तो दिल के छोटे लोग ही। उस वक्त उन्होंने कहा था, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, लोगों ने काफ़ी वार पलटवार भी हुए, कांग्रेस की तरफ से भी आया, बीजेपी की तरफ से हुआ। लेकिन अब जब सांवेर में सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू को सपोर्ट करने, तो उन्होंने अब कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा में यही संस्कार है, यही संस्कार है बीजेपी के कि जो कमलनाथ जी है और जो दिग्विजय सिंह जी है वो कैलाश विजयवर्गीय से उम्र में काफी ज्यादा बड़े हैं, क्या यही उनके संस्कार है कि उन्होंने चुन्नू मुन्नू करार दिया? बीजेपी की तरफ से सफाई आ गई थी, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह सफाई दे दी थी कि चुन्नू मुन्नू तो हमारे यहाँ प्यार से कहा जाता है कि मतलब जैसे कोई भी बच्चा हो गया तो चुन्नू मुन्नू पप्पू या कुछ भी नाम दे दिए जाते हैं, तो ये हमने प्यार से कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सफाई में था उसमें भी तंज नजर आया। सज्जन सिंह वर्मा ने उसको लेकर पलटवार किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक अजीब सी टिप्पणी की जिसे मैं शायद अब तक समझ नहीं पा रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि जैसे नवरात्रि आ रही है, अब तो 9 दिन माता जी की पूजा होगी, कन्याओं की पूजा होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता इसके साथ ही साथ नवरात्रि के साथ ही साथ दशहरे का त्योहार आ रहा है और जो व्यक्ति हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, ये दशहरा आते आते धीरे धीरे इनका जो मुख है या फिर कहे चेहरा है, ये मुझे रावण की तरह लगने लगता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने ये बात कही तो ये बात तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई है, लेकिन ये काफी अजीब टिप्पणी लगी मुझे कांग्रेस की तरफ जो उन्होंने भाजपा को लेकर की। काफी हास्यास्पद भी टिप्पणी है क्योंकि ये अजीब सी टिप्पणी, और राजनेता आखिर कहना क्या चाहते हैं ये किसी को समझ नहीं आता। भला कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि दशहरा आते आते किसी का चेहरा ही रावण जैसा हो जाए। फिलहाल बात करें विजयवर्गीय की, तो वो हमेशा अपने भाषणों और अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने ही रहते हैं। जब भी वो बयान देते हैं वो हमेशा मीडिया की सुर्खियां बन ही जाता है क्योंकि वो विपक्ष पर निशाना ही कुछ इस अंदाज में साधते हैं। लेकिन अब सज्जन सिंह वर्मा की अगर हम बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा ने जो ये अनोखा अंदाज दिखाया है और ये जो अजीब सी टिप्पणी की है, ये इस वक्त अब सुर्खियां बना हुआ है। और अब तो मुझे लगता है शायद जब दशहरा आएगा तो सब कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे की तरफ देखते नजर आएंगे। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय जब भी जाते हैं दशहरा के दौरान, हम देखते हैं कि कई बार वो रावण जलाने कई जगहों पर जाते भी हैं और वो भजन गाते भी नजर आते हैं इस दौरान। और अब दशहरा आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसा ही नज़ारा फिर से नजर आने वाला है। और अगर आपने सांवेर सीट की अगर बात की है अदिति, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट है और इस बार हॉट खबर ये है मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कि इस बार एक सीट पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। जैसे कि हमने कल भी जिक्र किया था, कोविड के चलते इस बार जो है खर्चा काफी बढ़ गया है और कांग्रेस आरोप लगा रही है और साथ ही निशाना भी साध रही है और ये कह भी रही है कि अगर चुनाव का खर्चा बढ़ गया है तो ये उन प्रत्याशियों से लिया जाना चाहिए, उन नेताओं से लिया जाना चाहिए जिन्होंने पार्टी छोड़ी है और जिनकी वजह से फिर से ये उपचुनाव हो रहे हैं और जिनकी वजह से फिर से ये खर्चा हो रहा है। फिलहाल सियासी गलियारों में और क्या क्या नज़ारे दिखाई देते हैं, क्या क्या बयान सामने आते हैं, किस तरह के नज़ारे आने वाले दिन के साथ बढ़ते चले जाते हैं और बदलते चले जाते हैं, ये सारे नज़ारे और ये सारी बातें, ये सारे बयान हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे एमपी न्यूज़। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।